हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति डुबे जीएस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक कथन कब, कैसे और कहाँ। ये है एनसीईआरटी क्लास 8। ठीक, क्लास 8 से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हिस्ट्री से। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक एनसीईआरटी सीरीज़ लेके आ जाए। और पहले मैं क्लास 8 से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि क्लास 6 7 उतना नहीं आता जितना बीपीएससी में क्लास 8 का आता है, क्योंकि इसमें पूरा आईएनएम मतलब भरा पड़ा है। जैसे आईएनएम उसमें दिया हुआ है कि आता है, तो हम पढ़ेंगे। ठीक, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया तारीखें क्यों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपेशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों के गर्भागर्भ। ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये सब बस ऐसे दिया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास जो महत्वपूर्ण है हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सीटेट में भी और ऐसे भी। ठीक है, क्या पूछा हुआ है, ये जो है ये बहुत बार पूछा गया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण जो कि इसमें दिया हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। ठीक, भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आग्रह कर रहे हैं। इसमें जो भेंट कर रहा है वो दिया हुआ। और क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें ये बनता है कि जेम्स रेनेल ने किसके कहने पर भारत का नक्शा बनाया, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, और एक प्रश्न ऐसे बनता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बोला था। ठीक है, तो आपको जेम्स रेनेल हो जाएगा। और अगर तारीख पूछेगा कि किस ईयर में, तो आपको 1782 याद रखना है। ठीक है, 1782 ईस्वी में ये बना था। और ये बोला है कि भारत के लोग ऐसे वो पेश कर रहे हैं अपना पवित्र ग्रंथ, जैसे कि अपना जो भारतीय संस्कृति है वो रक्षा करने के लिए आग्रह कर रहे हैं ब्रिटिश से। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए सॉरी, यही सब है। ऐसे सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय पर बस सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं समय को। अगर आप बुक पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक, लेकिन हम पढ़ेंगे मेन। जैसे कि यहाँ का जो प्रश्न है, विज्ञापनों से भी नापसंद पसंद तय होती है। जैसे पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं। ठीक, किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। ठीक है, विज्ञापन इस बात की संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछ देता है कि किस चीज़ की पदवी दी गई थी, तो आपको याद रखना है कि ड्यूक ऑफ कनॉट। क्या है, ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ठीक है, फिर यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे। इसमें बताया है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जो कि बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता है। पहला भी दे दिया, आखिरी भी दे दिया।
अब वो पहला पता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक, हेस्टिंग्स। दूसरा दे दिया लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अलग अलग अध्याय में हमें दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा इन विषयों के बारे में पढ़ते रहेंगे हम, ठीक। चलिए आगे दिया है, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी की तरह है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 पहले गवर्नर जनरल बने। 1773 आपको ये याद रखना है, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों की उनकी गौरव गाथा और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारता है, ठीक है। हम अवधियाँ कैसे तैयार करते हैं ये हमको देखना है। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, जैसे 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूरा मतलब करना ही पड़ेगा, ठीक। ये एग्जाम में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, इनका नाम बार बार आता है। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अगर इनकी किताब पूछेगा कि जेम्स मिल की किताब कौन थी, तो आपको बताना है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। इस किताबों में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? ठीक, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि जो जेम्स मिल थे वो कहाँ के थे, ठीक है। तो पहले स्कॉटलैंड के थे, आपको याद रखना है। और 1817 में इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इसको उन्होंने 3 खंडों में लिखा, ठीक है, पहले खंड में नहीं 3 खंडों में लिखा। और वो 3 खंड कौन से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। आपको याद रखना है, जैसे कि इसे हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास अब बांटा गया है, लेकिन उस टाइम इन्होंने किस तरह से बांटा था? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक। चलिए, मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना है कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं कर सकता, ठीक, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। सब आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालखंड में बांटकर देखते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। अब देखते हैं औपनिवेशिक क्या होता है, ठीक। इस किताब को आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और नापसंद के रीति रिवाज क्या बदलाव आए, ठीक है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम में सीटेट में पूछा गया था कि औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा, है ना, ये चारों: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। और फिर पूछेगा कि राजनीतिक या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो फिर उसमें दे देगा 1 2 2 3 ऐसे करके। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि चारों है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और सांस्कृतिक भी है, ठीक है। उसको औपनिवेशीकरण कहा जाता है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेन है मैं आपको वो बता दे रही हूँ कौन कौन सा मेन है, आप लोग उसको देखिए। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनमें से कुछ नमूने इस प्रकार हैं, ठीक है। पहला, बम्बई। इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही थी। कराची ऐसे ही 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है, ठीक है। विशाखापट्टनम। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा न हुई। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न आ जाए, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, ये सब आप देख सकते हैं ना। उतना ये महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया, ठीक है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच इन संस्थानों का कितना महत्व था। ये क्वेश्चन आया था सीटेट में, ठीक। चलिए, शरीफे का पौधा, ठीक। शरीफे का पौधा जो 1770 का दशक था, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी, ठीक। ये सब है। और इस सबसे उतना क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक। आप देख सकते हैं ये तस्वीर थी। बंगाल मानचित्र में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाली सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। वैज्ञानिक स्वरूप का खास तौर से जोर देना चाहता है, ठीक है। इंसानों के खाने लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया, ठीक। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते, ठीक। और ये निकला था 22 मार्च 1946 में हिंदुस्तान टाइम्स में। 1857 के विद्रोही, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, ठीक। आप तस्वीर पहले देख लें। ये है 1857 की जो क्रांति हुई थी। कितना आप देख सकते हैं कितने बेरहमी से मतलब मार रहे हैं जो आंदोलन, बाप रे। चलिए देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। तस्वीरों को बहुत से ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा दी गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बताया कि अध्याय 5 जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे
इससे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, वाद के लिए वे किन चीज़ों को बजाय रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। ठीक है, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप किताब को आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 चैप्टर को जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी सीरीज़ का। ठीक है, और आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का आपको पता ही है, एक नोटिस आज जारी हुआ है कि एग्ज़ाम मतलब होगा। ठीक है, और 80,000 से अधिक पद पे वैकेंसी आने वाली है, तो आप लग जाइए। और ऐसे ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।